आप सबका स्वागत है। हम लोग फिर यूपी टेट के सामाजिक अध्ययन के सेकंड पेपर में आज पढ़ेंगे मौर्योत्तर कालीन भारत। इसमें भी, इस चैप्टर में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत तथ्य इसमें सवाल बनते हैं और वो हम लोग इंगित करते चलेंगे कौन कौन सवाल इम्पोर्टेंट है, क्या पूछता है, क्या पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं। मौर्यकालीन भारत जनरली ये 200 BC से 300 AD तक है। हम लोग पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि मौर्यकालीन या मौर्य साम्राज्य 185 BC में समाप्त हो गया था, जब मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की नींव डाली थी। उसके बाद से मौर्य के बाद और गुप्त पीरियड शुरू होने से बीच का जो समय है, इसी को मौर्योत्तर काल कहते हैं। ये लगभग 500 सालों का समय है और देखा जाए तो इस दौरान कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, छोटे छोटे शासक थे। तो ये पीरियड है 200 BC से 300 AD तक का, और ये पीरियड है मौर्य के समाप्त होने और गुप्त काल शुरू होने के बीच का। और इस दौरान देखें तो इस दौरान में देखें तो पूर्वी भारत, मध्य भारत और आपके दक्कन, जो नॉर्थ इंडिया के नीचे का पोर्शन पड़ता है, उसमें कई राज्य थे। शुंग के बाद कण्व, ये चेदी वंश भी था उड़ीसा में, और दक्कन में सातवाहन जैसे देसी राजवंशों का शासन था। अब इसी के इतर देखें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो हमारा पाकिस्तान और उस समय अफगानिस्तान सब भारत का ही पार्ट था, पंजाब का क्षेत्र में, तो उधर मध्य एशिया के कई विदेशी राजवंश आए। मुख्यतः 4 आए और ये थे हिंद यूनानी, जिसे इंडो ग्रीक या हिंद यवन भी कहते हैं। इसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए, उसके बाद कुषाण आए। तो ये इनका क्रम है आने का, ये भी कभी कभी सवाल पूछता है। ये पहले इंडो ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। ये विदेशी शासक थे और आए तो ये यहीं के रच बस के होके रह गए। किसी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, किसी ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और वो हमारे ही संस्कृत में रच बस गए, खप गए। तो इन राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे देसी राजवंश। देखिए तो ये कहाँ थे, ये पूर्वी भारत में थे और ये मध्य भारत में थे और ये दक्कन क्षेत्र में थे। तो देसी राजवंशों के बारे में हम देखते हैं। तो 2 चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि एक तो मौर्योत्तर काल क्या है। मौर्योत्तर काल है मौर्यों को शासन खत्म होने और गुप्ता के शुरू होने के बीच का समय है, और इसमें कुछ देसी शासक आए और कुछ विदेशी शासकों ने भारत पर राज्य किया। तो देसी राजवंशों में हम देखें तो मुख्यतः 4 के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे शुंग के बारे में, फिर कण्व के बारे में, इधर सातवाहन पढ़ेंगे, और उड़ीसा में एक चेदी वंश छोटा सा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देते हैं शुंग राजवंश। ये 185 BC से 73 BC तक था, लगभग 100 साल मान के चलिए आप। और ये शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। जैसा हम लोग देख चुके हैं पिछले एपिसोड में भी और अभी भी, कि अंतिम मौर्य साम्राज्य का जो सम्राट था बृहद्रथ, उसकी एक मिलिट्री परेड के दौरान इस पुष्यमित्र शुंग, जो उसी का सेनापति था, हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। और ये शुंग ये ब्राह्मण थे। ये लगभग 100 सालों तक राज्य किया। और एक एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, जब हम इतिहास के सोर्स या साक्ष्य पढ़ रहे थे, तो कालिदास के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में चर्चा करी थी कि कालिदास के 5 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते थे, जिसमें 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य है और 2 इनके गीत काव्य हैं। तो 3 नाटक में सबसे मशहूर है अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, तीसरा है विक्रमोर्वशी। तो जो मालविकाग्निमित्रम इनका ड्रामा है, वो उसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी है, और अग्निमित्र कोई नहीं था, वो पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का नींव रखने वाला था, उसी का बेटा था। तो ये सवाल भी कभी कभी पूछता है। मालविकाग्निमित्रम
ये। और शुंगों की मुख्य राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने मौर्य साम्राज्य को खत्म किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंगों ने अपनी एक राजधानी और बनाई, वो थी मध्य प्रदेश में, जो आज का विदिशा है। उस जमाने में बेसनगर बोलते थे। वहाँ भी इन्होंने अपनी एक सांस्कृतिक राजधानी बनाई है, दूसरी राजधानी। तो पहली पाटलिपुत्र थी, दूसरी इनकी विदिशा थी, जिसे उस जमाने में बेसनगर कहते थे। एक और तथ्य इससे पूछता था, हम लोगों ने वही पॉइंट यहाँ पे इंगित किए। बहुत ढेर सारी कहानियां सुना के आपको कंफ्यूज नहीं करना, वही पॉइंट हम लोगों ने उठाए हैं, या हमने उठाए हैं, जो जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो वो उन तथ्यों को आप जानिए। इस वंश का 9वां शासक भागभद्र था। तो ये भागभद्र को भी याद रखिएगा। ये इतिहास में इसलिए जाना जाता है कि इसके शासनकाल के दौरान एक ग्रीक राजा था, उसका नाम था एंटियालसीदास या एंटियालकीदास। इसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा भेजा था, और वो हेलियोडोरस वहाँ आके उसने एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, और यहाँ भागवत धर्म या वैष्णव धर्म उसने अपना लिया, और यहीं का होके रह गया हेलियोडोरस। तो वो आज भी वो पिलर खड़ा है। गरुड़, हालांकि गरुड़ ऊपर से गायब है, लेकिन गरुड़ स्तंभ है। लोग उसे खाम बाबा भी लोकल के लोग उसे कहते हैं। ये आया था भागभद्र के जमाने। तो ये सवाल अक्सर पूछता है कि ये हेलियोडोरस, ग्रीक अम्बेसडर हेलियोडोरस जब आया तो उस समय यहाँ का शासक कौन था? मगध का शासक या वहाँ का शासक कौन था? वो था भागभद्र। ये चीज़ें आप रख लीजिए। वैसे भी यद्यपि शुंग वंश जो है वैदिक धर्मावलंबी थे, शुंग वंश होता ब्राह्मण थे, ये वैदिक धर्मावलंबी थे, लेकिन बौद्ध कला को भी दान दिया, और उनने कई स्तूपों की मरम्मत करी। जैसे सांची का स्तूप है, उसकी प्रदक्षिणापथ या उसकी जो बाहर स्टोन की रेलिंग है, शुंग वंश के ज़माने में बनी। इसी के कुछ दूरी पे भारहूत स्तूप है, जिसका निर्माण भी इन्होंने शुंग वंशों ने किया। और वैसे गया में जो बोधिसत्व का मंदिर है, उसका भी रेलिंग शुंग वंशों के ज़माने में ही वो बनाई गई थी। तो इन्होंने जो बौद्ध घर में स्तूप है, उनके निर्माण में काफ़ी इन्होंने काम किया। और इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति, और इसकी हत्या इसी के मंत्री ने, वासुदेव कण्व ने कर दी थी 73 ईसा पूर्व में, और फिर कण्व वंश की नींव डाली। जैसे शुंग वंश ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करी थी, उसी तरह वासुदेव कण्व ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की नींव डाली। तो शुंग वंश से यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जनरली आपके सवाल में आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कण्व वंश में। ये बहुत कम समय तक शासनकाल रहा है, लगभग 45 साल ही हुआ। तो वासुदेव कर्ण ने इस वंश की नींव डाली, और 45 वर्ष तक इनका शासन रहा। इसमें कुल 4 ही शासक इन्होंने राज्य किए हैं, 4 ही शासक हुए हैं। ये था, पहला वासुदेव था, दूसरा भूमिपुत्र था, तीसरा नारायण, और चौथा सुशर्मा था। इस समय तक, कण्वों के आने तक, मगध साम्राज्य क्षीण हो चुका था, और इनका शासक सिर्फ मगध के जो पाटलिपुत्र के आसपास ही सिमट के रह गया था। और पुरातात्विक कई खुदाई मिली हैं, तो उसमें भूमिपुत्र नाम के सिक्के मिले हैं, सिक्के थे जिसमें भूमिपुत्र अंकित था, जो ये कण्व वंश के होने का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो भूमिपुत्र के सिक्के इनकी जगह मिले थे। और इस वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा, उसकी हत्या दक्कन में सातवाहन का शासक था शिमुख, और इसने करके फिर सातवाहन वंश की नींव डाली। तो सब एक दूसरे की हत्या करते चले आ रहे हैं। तो इसका ये सवाल अक्सर पूछता है कि सातवाहन शासक का संस्थापक कौन था? ये था शिमुख। तो शिमुख याद रखिए, ये सवाल पूछता है और पूछेगा भी। अब इसके बाद सातवाहन बाद में पढ़ेंगे, पहले ईस्टर्न का पढ़ लेते हैं। तो 2 हमने कर लिया। चेदी वंश, चेदी वंश उड़ीसा में था। उड़ीसा किसी जमाने में नंद
वंश के अंतर्गत था। जब मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो उड़ीसा ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। बाद में अशोक ने कलिंग युद्ध में 261 BC में फिर कलिंग को हराया और उस युद्ध ने अशोक की दशा और दिशा दोनों बदल दी। उसके बाद फिर जब ये कमजोर हुए मगध शासन तो फिर इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया और वहाँ पे चेदी वंश से, चेदी ये उड़ीसा के मूलतः है नहीं, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के आसपास इनका शासन था। किसी जमाने में कलचुरी वंश इसे कहते थे, वहाँ से शायद माइग्रेट करके गए होंगे। इसमें थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन ये चेदी राजवंश वहाँ इसकी संस्थापना की थी महामेघवाहन नामक राजा ने, इसलिए इसे महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। इसके बारे में एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन मोटा मोटा इसे पहली सेंचुरी BC और AD के बीच में मानते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण शासक था खारवेल, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। खारवेल, इनकी राजधानी भी शिशुपाल, आज का शिशुपालगढ़ है, उस जमाने में कलिंग नगर उसे कहते थे। उड़ीसा में आज है शिशुपालगढ़। तो ये खारवेल शासक था और खारवेल ने मगध पे अटैक करके अपने एक ये जैन धर्म को मानने वाले थे। खारवेल जो था ये जैनिज्म को जैन धर्म को मानने वाला था। तो किसी जमाने में जब महापद्मनंद हुआ करता था तो उसने कलिंग पे चढ़ाई करके यहाँ से वो एक कलिंग जिन की मूर्ति, महावीर भगवान की मूर्ति को उठा के ले गया था, जो इनके प्रेस्टीज का प्रतीक था। फिर ये खारवेल ने, अब चूंकि वहाँ कमज़ोर हो गए थे, तो इसने मगध पे अटैक किया और उस मूर्ति को अपना वापस ले आए। ये खारवेल का एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखा है और वो इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये उदयगिरी के पहाड़ियों पे स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें कई जानकारियाँ मिलती हैं, इसके बीजों के बारे में मिलती है, इसकी सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल विवरण है, लेकिन किसी में भी तिथियों का अंकन नहीं है। तो ये खारवेल ने लिखा, दक्षिण के चेल, चोर और पांडे, जैसा हम लोगों ने अभी आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले भी मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा है कि डीप साउथ या एक्सट्रीम साउथ में 3 शासक थे, चेर, चोल और पांडे। चेर को केरला पुत्रा भी कहा गया है अशोक के कई अभिलेखों में। तो इनसे मौर्यों को अच्छे रिलेशन थे, इसलिए उन्होंने इस पर कब्जा नहीं किया। तो उनको भी इसने पराजित किया था खारवेल, और डिटेल्स इसके बारे में उसी हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है। और हाथी गुम्फा में एक और महत्वपूर्ण चीज़ लिखी हुई है, सबसे पहले भारतवर्ष का नाम उसी अभिलेख में लिखा हुआ है कि भारतवर्ष का नाम कहाँ से आया। तो पहली बार, इसका मतलब उस समय तक शायद इसे बोला जाता रहा होगा, इतिहास में पहली बार भारतवर्ष का नाम इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो ये चेदी वंश के बारे में रहे। ये जनरली पूछता है ऐसे कि ये खारवेल शासक किस धर्म को मानने वाले थे, जैन, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, ये सब चीज़ें जनरली सवाल आपके उसमें आते हैं। अब हम देखेंगे दक्कन में सातवाहन सबसे शक्तिशाली शासक था और इन्होंने 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी BC तक लगभग 400 सालों तक इन्होंने इस पे राज्य किया। तो इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इन्हें। पहले तो इन्हें पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया है, तो ये सवाल पूछता है। 4 शासकों का नाम दे देगा, इसमें से आंध्र किसे कहा गया है, तो ये हैं सातवाहन। दूसरा, ये दक्षिण और मध्य भारत मतलब दक्कन, आप नॉर्थ से नीचे उतरोगे तो दक्कन का पोर्शन, जो पठारी इलाका पड़ता है एक्सट्रीम साउथ से ऊपर का, दक्कन का पोर्शन होता है, तमिलनाडु वगैरह के ऊपर का पोर्शन। तो ये दक्कन में ये शासन करता था और इस वंश की नींव डाली थी सिमुक, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ये कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके इसने इसकी सातवाहन वंश की नींव डाली थी। तो 2 सवाल, एक तो आंध्र और दूसरा सिमुक जो इसका संस्थापक था। कहाँ इनका शासन था, तो ये दक्कन क्षेत्र में इनका शासन था और इनकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी, आज उसे पैठन कहते हैं महाराष्ट्र में, उस समय प्रतिष्ठान कहते हैं। तो राजधानी के बारे में भी कभी कभी सवाल पूछ देता है। तो ये है। अब इसके
बहुत सारे शासक हुए हैं, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 3 शासकों के बारे में हम लोग देखेंगे जिससे सवाल अक्सर पूछते हैं। पहला शासक प्रमुख शासक था, वो तो सिमुक इसका संस्थापक था। उसके बाद जो पहला प्रमुख शासक था वो सतकर्णी प्रथम। और ये इसकी कई विशेषताएं हैं। ये मातृसत्तात्मक या मैट्रियार्चल थे, मतलब शासकों के नाम के साथ माँ का नाम लगाया जाता था। तो इससे मानते हैं कि ये मैट्रियार्चल, हमारे यहाँ जो सोसाइटी में प्रचलित है पैट्रियार्चल, मतलब पिता के नाम को हम अपने सरनेम में या सब में जोड़ते हैं, लेकिन ये सातवाहन ऐसा शासक था जो मैट्रियार्चल था, मातृसत्तात्मक था, जो माँ के नाम को अपने नाम के साथ लगाते थे। तो नाम ही लगाते थे, लेकिन शासक तो कोई महिला जनरली नहीं है, वो पुरुष ही शासक हुआ करता था। तो ये भी मैट्रियार्चल वाला सवाल भी, मातृसत्तात्मक सवाल भी पूछता है। तो सतकर्णी प्रथम जो है सिमुक के बाद इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। इसने अश्वमेध भी यज्ञ किया था और एक टाइटल धारण किया था कि दक्षिण पथ का स्वामी। तो ये था सतकर्णी प्रथम। दूसरा जो सबसे महान राजा हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो गौतमी इसकी माँ का नाम है, मतलब गौतमी का बेटा सातकर्णी। इसे सातवाहन का सबसे महान और प्रतापी राजा माना जाता है। इन्होंने जो अभी हम वेस्टर्न साइड में 4 विदेशी शासक पढ़ेंगे उसमें शक है, तो विदेशी शासक शकों को भी इसने पराजित किया था। और एक अभिलेख है जिसमें नासिक का, उसमें इसने अपने को अद्वितीय ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण कहा है। इसको कहा गया है, मतलब ये कहता था अद्वितीय ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण। तो ये सवाल भी कहीं कहीं पूछा है, तो आप गौतम पुत्र सतकर्णी को याद रखिए। तो सातवाहन के एक और शासक है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी ये इस शासन का या इस साम्राज्य का जो भी कह लीजिए, ये सबसे अंतिम और शक्तिशाली शासक था। इसके सिक्कों पे जलपोत बना हुआ है ना, समुद्री जहाज बना हुआ है, जो ये इंडिकेट करता है कि इनका समुद्री व्यापार स्ट्रांग रहा होगा, तभी जलपोत बना है। तो ये सवाल अक्सर पूछता है कि सातवाहन काल के सिक्के पर जलपोत किस शासक के शासनकाल में था। तो ये यज्ञश्री सातकर्णी थे। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर पूछती हैं। हालांकि ये वैदिक धर्म को मानते थे, लेकिन इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान रुख अपनाया था। इन्होंने बुद्ध के बौद्धिस्ट के क्षेत्र में बहुत काम किया था। तमाम बिल्डिंगें उनके बनाई थी, चैत्य, कार्यालय और स्तूप वगैरह इन्होंने बनाए थे। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि मातृसत्तात्मक थे, मतलब माता के नाम से ये अब अपने नाम से लगाते थे, लेकिन उत्तराधिकार हमेशा पुरुषों को ही रहता था राजगद्दी में। ये पहले देशी शासक थे, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिन्होंने शासकों के चित्रों के साथ अपने सिक्के जारी किए। हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी जमा पहले जब 6ठी शताब्दी BC में जब महाजनपद काल शुरू हुआ तो हमारे पास पंच मार्क्ड कॉइन थे, जो हमारे सबसे पुराने सिक्के हैं, जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे। उस पर ठप्पा लगा के बनाते थे, तो बड़े क्रूड फॉर्म में बेडौल होते थे। जब इंडो ग्रीक आए तो उन्होंने ढलवा वाले सिक्के जारी किए और उन सिक्कों पे शासक के चित्र और उनका शासन काल लिखा हुआ होता था। तो इंडो ग्रीक पहले शासक हैं जो शासकों के चित्र वाले सिक्के इंडिया में जारी किए, लेकिन सातवाहन पहले शासक देसी शासक हैं जिन्होंने इस तरह के सिक्के, शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। तो ये देसी शासक और इंडो ग्रीक पहले शासक, दोनों में फर्क है। ये देसी शासक वो भारत के पहले शासक हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीजें जो इससे पूछते हैं कि इन्होंने लेड और पोटीन के सिक्के जारी किए। ये मिक्स धातु थी, पोटीन लेड। तो ये पूछता है कि लेड के सिक्के किस शासक ने जारी किए हैं, तो ये सातवाहन शासक ही थे। ये पूछता है, अक्सर पूछता है, कई बार पूछा है, आपके सिविल सर्विसेज में भी यहाँ तक के सवाल पूछा हुआ। लेड के सिक्के या पोटीन के सिक्के किस शासक काल में जारी हुए, तो वो सातवाहन के काल में ही जारी हुए। इनका एक राजा हुआ करता था हाला, उसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। तो ये हाला, गाथा सप्तशती, ये सातवाहन वंश के थे।
ये शासक थे, हाला नाम पे मत जाइए कि कोई उनके कवि रहे होंगे, ये शासक थे और इन्होंने गाथा सप्तशती ये पुस्तक ग्रंथ ये लिखी है। और इनकी आधिकारिक जो भाषा थी वो प्राकृत थी और इन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को या बौद्धों को कर मुक्त भूमि दान देना शुरू किया। तो भारत के इतिहास में ब्राह्मणों और इनको देन देने की प्रथा की शुरुआत सबसे पहले सातवाहनों ने ही की थी। उनको दान दे दिया ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को कि अब जमीन ले जाइए, इससे हम आपसे कर नहीं वसूलेंगे, उससे अगर आय होती है तो वो आप रखिए। तो कर मुक्त भूमि दान इन्होंने सातवाहनों ने शुरू किया। सातवाहनों ने पश्चिम घाट की पहाड़ियों को काटकर चैत्य व बिहार का निर्माण कराया। चैत्य वो जगह थी जहाँ पे बुद्ध मंक बौद्धिस्ट मंक पूजा करते थे और बिहार वो जगह थी जहाँ वो रहते थे। तो चैत्य और बिहार का निर्माण कराया। कई फेमस है जैसे नासिक, कन्हेरी, भाजा की गुफाएं हैं। कारले का चैत्य सबसे बड़ा चैत्य बहुत फेमस है, ये इन्होंने सातवाहनों ने ही बनवाए हैं। और अमरावती और नागार्जुन कोंडा के स्तूप बड़े फेमस हैं जो इन्होंने ही सातवाहन शासकों ने ही बनवाया। वैसे वैदिक धर्म को मानने वाले थे लेकिन ये सारे इन्होंने बौद्धिस्ट स्ट्रक्चर सातवाहनों ने बनवाए। अब चार हमने जो देसी थे हमने देख लिए, शुंग देख लिया, कणो देख लिया, चेदी वंश देख लिया, कलिंका और सातवाहन देख लिया। अब हम देखते हैं विदेशी शासक। तो विदेशी शासक में चार हैं, एक क्रम में आए हैं। पहले इंडो ग्रीक या हिंद यूनान या हिंद यवन भी कहते ये आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए, उसके बाद कुषाण आए। ठीक है, तो अब हम इसे विदेशी शासकों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी बहुत सवाल बनते हैं तो वो मैं बताऊंगा कौन कौन सा सवाल आपके इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर पश्चिम भारत में मरणोत्तर काल में ये विदेशी शासक आए और कहाँ से आए थे? जनरली सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया बैक्ट्रिया साइड से ही थे। पहले इसमें थे, पहला जो था ये इंडो ग्रीक था, जिसे ये इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी या हिंद यवन कहते हैं इसे। ये पहले शासक थे, ये सेकंड सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आए और इसी समय मौर्य वंश का पतन हुआ था। तो पहले यही आए। ये भी पूछता है कि पहला कौन आया, तो पहले इंडो ग्रीक आया, ये याद रखिए। और ये कौन थे? हिंद यूनानी। ये जनरली जो सिकंदर जब यहाँ से गया तो उसके जो जनरल थे इधर उधर बस गए, क्योंकि जो उसने क्षेत्र जीता था सब इन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि सिकंदर तो मर गया था। तो फिर उन्हीं के ये वंशज थे जो अपने राज्य की तलाश में इधर उधर भटके, तो कुछ यहाँ पे इंडिया में भी आ गए। तो इसकी स्थापना जनरली एक डेमेट्रियस प्रथम था, उसने ईसा पूर्व में पूर्व भारत में जनरली आधुनिक पाकिस्तान और ये पंजाब का क्षेत्र था तो वहाँ किया था। तो इसकी स्थापना डेमेट्रियस प्रथम ने की थी। पहला हिंद यूनानी राजा था डेमेट्रियस फर्स्ट। तो ये एक चीज़ याद रखिए कि इंडो ग्रीक की भारत में स्थापना किसने की थी? ये डेमेट्रियस फर्स्ट था। और इन्होंने अपनी राजधानी साकल, आज का पाकिस्तान का सियालकोट में स्थापित करी थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? साकल, इंडो ग्रीक की, जो आज सियालकोट है पाकिस्तान का, है ना, पंजाब में। तो साकल इनकी राजधानी थी। और मशहूर राजा इंडो ग्रीक का हुआ है मियंडर, या जिसे राजा मिलिंद कहते हैं। और एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनके संपर्क में आया तो उनसे प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म इसने स्वीकार कर लिया। और एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो। तो जो मियंडर ने या मिलिंद ने नागसेन से जो सवाल पूछा है और उन्होंने जो उत्तर दिया है, इस पुस्तक में सम्मिलित है मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न। तो ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिए, भूलिएगा नहीं। ये है पुस्तक मिलिंद पन्हो और ये बौद्ध भिक्षु नागसेन के जवाब हैं और राजा मिलिंद के प्रश्न हैं, मिलिंद पन्हो। और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के, सबसे पहले कहाँ भारत में जारी करने का श्रेय इन्हीं को है। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भारत में इंडो ग्रीक को है। और दूसरा इनको श्रेय जाता है कि
राजा का नाम, चित्र और उनके शासन का वर्ष अंकित करने की प्रथा भी इंडो ग्रीक ने सबसे पहले शुरू की। तो सबसे पहले तो सोने के सिक्के जारी किए और शासक के चित्र और उनका शासन काल भी उस पे अंकित करने लगे, नाम भी लिखने लगे। ये इंडो ग्रीक ने किया और ये हमने उस समय सातवाहन में देखा। भारत के पहले तो इंडो ग्रीक हैं जो शासक के चित्र वाले सिक्के जारी किए, लेकिन सातवाहन पहले देसी शासक हैं जो उन्होंने ये काम किया कि शासक के चित्र वाले सिक्के उन्होंने जारी किए। तो दोनों में फ़र्क है, क्या पूछता है उसी के अनुसार आपको उसके उत्तर लगाने हैं। यूनानी मूर्ति कला और भारतीय कला के मिश्रण से एक कला का डेवलप हुई जिसे गांधार कला या हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, हेलेनिस्टिक आर्ट या गांधार कला कहते हैं। इसमें इंडिया स्टाइल और ग्रीक स्टाइल को मिला के इन्होंने गांधार कला का विकास हुआ, जिसमें बौद्ध वगैरह की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो ये गांधार कला या हेलेनिस्टिक आर्ट इसे कहते हैं। और ये किसके मिक्सर से बनी है, इंडिया और ग्रीक? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखिएगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इंडो ग्रीक का राजा जो था एंटियालीदास, उसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भारत भेजा था। उस समय शुंग वंश का शासक था और भागभद्र यहाँ का शासक था। तो वहाँ पे उसने विदिशा में जो इनकी कल्चरल राजधानी थी शुंगों की, वहाँ पे इसने एक वैष्णव स्तंभ या गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। नाटक का मंचन आज हमारे यहाँ होता है, तो जो पर्दा होता है ना, तो उसे यवनिका कहते हैं। यवन मतलब वो ग्रीक रूट है, उसमें यवन से यवनिका, आज भी हम उसे यवनिका इस्तेमाल करते हैं। तो ये ग्रीक शब्द है। वैसे भी इनके मेडिसिन, जो इनके पारंपरिक मेडिसिन थी यूनानी, आज भी भारत में वो प्रचलित है। एक हमारा आयुष मंत्रालय है, नाम आपने सुना होगा। आयुष मंत्रालय ये पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का काम करता है। ये मंत्रालय नाम सुना होगा अक्सर, आयुष मंत्रालय। तो ये आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करता है, वाई योगा और नेचुरोपैथी को रिप्रेजेंट करता है, यू यूनानी को रिप्रेजेंट करता है, यस सिद्धा को रिप्रेजेंट करता है, और एच जो है ये होम्योपैथी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो यू है ये यूनानी ही है। तो आज भी जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति यूनानी हमारे यहाँ प्रचलित है, सिद्धा साउथ में प्रचलित है, तमिलनाडु में है, और आयुर्वेद आप जानते ही, योग आप जानते ही होंगे, और होम्योपैथी से आप परिचित ही होंगे। तो यूनानी ये चिकित्सा पद्धति आज भी हमारे यहाँ है, तो ये यूनानियों की ही देन है। तो आगे पढ़ते हैं। अब इनके बाद शक आए, जिन्हें साइथियन भी कहा था। साइथियन याद रखिएगा, इन्हें शीथियन भी बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन शुद्ध रूप से इनका शीथियन होता है, साइथियन कह लीजिए। 1st सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BT, ये जो चारों विदेशी जनजाति, इसमें सबसे लंबे काल तक ये शक रहे। इनकी 5 शाखाएं इधर उधर बहुत समय तक ये काम शासन करते रहे हैं। तो इन्हें शक या साइथियन इसे बोलते हैं। ये एक चरवाहा जनजाति से थे और भारत में इनकी 5 ब्रांचेस थी, जिसे पश्चिमी क्षत्रप के नाम से भी जाना जाता है। तो आप साइथियन या शक याद करिए। इनका महत्वपूर्ण शासक हुआ है रुद्र दमन प्रथम। ये इतिहास में बहुत फेमस है सबसे, क्योंकि इसने गुजरात के काठियावाड़ में सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, और इस झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो वहाँ का लोकल गवर्नर था, उसके माध्यम से करवाया था। बाद में उसकी मरम्मत अशोक ने करवाई, फिर इसने रुद्र दमन ने मरम्मत करवाई। बाद में आगे जाएंगे तो गुप्त पीरियड में स्कंदगुप्त ने इस झील की मरम्मत करवाई थी, क्योंकि काठियावाड़ में ये सिंचाई की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती है। और रुद्र दमन ने एक अभिलेख संस्कृत में अंकित करवाया, जिसे जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। ये जूनागढ़ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये जूनागढ़ अभिलेख किसका है? ये रुद्र दमन प्रथम का है। रुद्र दमन कौन था? शासक था, और इसमें सुदर्शन झील के इतिहास और किसने मरम्मत कराई उसके बारे में लिखा है।
और ये संस्कृत में है। पहला संस्कृत का इंस्क्रिप्शन जो मिला है, इससे पहले जो अशोक के थे वो जनरली प्राकृत भाषा में थे, संस्कृत में ये रुद्र दमन का ही ये इंस्क्रिप्शन या अभिलेख मिलता है। तो ये भी सवाल पूछता है, जूनागढ़ अभिलेख। और 58 ईसा पूर्व, 58 और ये 57 मानिए इसे, 57 ईसा पूर्व में उज्जैन का शासक था, उसने इन शकों को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो पहली विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला उज्जैन का शासक था, जो 57 बीसी में इन शकों को हराया था और उसने विक्रम संवत की शुरुआत करी थी। तो ये विक्रम संवत, आप कैलेंडर देखते होंगे, आज भी जो घर में कैलेंडर हैं जिसमें नीचे तारीखें लगी होती हैं, तो उसमें ईस्वी तो लिखा हुआ, उसके साथ विक्रम संवत भी लिखा हुआ रहता है। तो वो यही विक्रम संवत है। आप आज के साल जैसे 2026 है तो इसमें 57 जोड़ दीजिए, जितना आता है, चूँकि 57 बीसी है तो एडी से 57 साल पहले है, तो उसमें जोड़ दीजिए तो वो फिर आपका विक्रम संवत निकल जाता है। जो आपके प्रेमबिल संविधान में प्रस्तावना है उसमें भी जो हिंदी वर्जन है उसमें विक्रम संवत के बारे में लिखा, अंग्रेजी में तो नहीं है, जो इनकी हिंदी का ट्रांसलेशन है उसमें विक्रम संवत में भी वो चीज़ लिखी हुई है। तो ये 57 बीसी में विक्रम संवत शुरू किया था। किसने किया था? उज्जैन के शासक ने, विक्रमादित्य ने। अब तीसरा कौन आता है? पहलव या पार्थियन। उधर सीथियन भी थे, कंफ्यूज मत होइए, पार्थियन है वो सीथियन थे। शक, यस यस से याद रखिए, ये है पहलव या पार्थियन। ये 1st सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी एडी तक इनका शासनकाल रहा। ये जनरली ये ईरान से आया, ईरान से आए हैं और इनका शासन बड़े छोटे एरिया में था, उत्तर पश्चिम प्रांत तक ये सीमित थे। ये ईरान से आए थे पहले, इस चीज को आप ध्यान रखिए। और इसका महत्वपूर्ण शासक जो था वो था गोंडो फर्निश। तो ये इसके बारे में पूछता था। एक ही महत्वपूर्ण शासक के बारे में ज़्यादा विस्तृत विवरण हमें मिलता है, वो भी है गोंडो फर्निश। और एक और महत्वपूर्ण बात इस समय हुई थी, वो थी कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस भारत आए। तो पहला कोई भी अगर ईसाई धर्म का प्रचारक भारत में आया था वो सेंट थॉमस थे। ये कब आए? ये पहला राजा गोंडो फर्निश के समय, सेंट थॉमस। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कौन ईसाई धर्म का प्रचार के लिए ईसाई धर्म प्रचारक आया था? सेंट थॉमस। किसके शासनकाल में आया था? गोंडो फर्निश। किस वंश का था? तो वो पहला। तो इसके बारे में इतना ही। आगे देखते हैं हम लोग कुषाण के बारे में। 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी तक इनका शासन था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं और कई कुषाण की चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछती हैं। तो क्या है, हम लोग देखते हैं। जनरली ये मध्य एशिया से, जो चीन का बॉर्डर एरिया वहाँ से आए, और एक यूची कबीला था, उसको ये बिलोंग करते थे, यूची कबीला। यूची कबीले की एक शाखा थे और ये मध्य एशिया में चाइना का बॉर्डर था। कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन चाइना से आया, तो ये यूची कबीले के थे। और इसकी जो नींव रखी थी भारत में कुषाण वंश की, वो था कुजूल कडफिसेस, या कुजूल कडफिस भी बोलते हैं। तो कुजूल कडफिसेस था जिसने भारत में कुषाण वंश की नींव डाली। इसका बेटा विम कडफिसेस था। ये दूसरा बड़ा शासक था कुजुल कडफिसेस के बाद। और इसने विम कडफिसेस ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे, काफ़ी लार्ज मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे। और इनकी प्योरिटी भी बहुत अच्छी थी। प्योरिटी का मतलब गोल्ड की क्वालिटी। तो सबसे ज़्यादा पहला सोने का सिक्का कौन जारी किया था? इंडो ग्रीक, भारत में। राजा की चित्र और उसके शासनकाल लिखने वाला वो भी इंडो ग्रीक। लेकिन बड़ी मात्रा में जो सोने के सिक्के जारी किया था वो कुषाणों ने जारी किया था, और वो कडफिसेस है। और इसने जो जारी किया था विम कडफिसेस, उस पर जनरली शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र बने हुए थे। इसका मतलब वो हिंदू धर्म से प्रभावित था। और इसका बेटा कनिष्क हुआ।
कभी कभी ये भी सवाल पूछता रहता है कि कनिष्क किसका पुत्र था। कुजूल कटफिस, विम कटफिस, दो और आपको नाम दे देगा, तो ये विम कटफिस का पुत्र था। अब इसके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, इसके शासनकाल में कब हुआ, क्योंकि कुषाण ने 78 एडी में शक संवत चलाया था। एक आपने देखा विक्रम संवत 57 बीसी में, ये शक संवत हुआ 78 एडी में चलाया था कनिष्क ने। तो कुछ इतिहासकार जो पुराने हैं वो 78 एडी से इसका राज्यारोहण मानते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसे नहीं मानते। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि इसका शासनकाल जो है 172 ईस्वी से लगा के 150 ईस्वी तक 23 साल था। लेकिन पारंपरिक इतिहासकार ये 78 ईस्वी से इसका शुरू मानते हैं, क्योंकि इसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर इसी पे बेस्ड है, शक संवत पे, विक्रम संवत पे नहीं है। तो ये आप याद रखिए। कुषाणों ने एक विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए अपने दो राजधानियां बनाई। एक तो पुरुषपुर थी जो आज का पेशावर है, और दूसरी मथुरा बनाई। तो दो राजधानी थी, पहली कहाँ थी? पुरुषपुर, पुरुषपुर यानी पेशावर, और दूसरी कहाँ थी? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। अपने राज्य को बेहतर संचालन के लिए दो राजधानियां बनाई थी। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण कर दिया और बौद्ध धर्म अपनाया। तो कनिष्क के जमाने में चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और इसी चौथी बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। कनिष्क जो है महायान शाखा का को मानने वाला था। तो चार हुई है बौद्ध संगति। ये चारों बौद्ध संगति आपको याद होनी चाहिए किसके किसके समय में हुई थी और कहाँ हुई थी। पहली हुई थी अजातशत्रु के जमाने में, कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी कालाशोक के जमाने में हुई थी, कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी अशोक के जमाने में हुई थी, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी हुई थी कनिष्क के समय में, और वो भी कश्मीर या कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जानते रहिए। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और इसका प्रचार चीन, जापान और मध्य एशिया में कराया। ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने करी थी। ये जनरली पूछता नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए इसे। और इस काल में दो प्रसिद्ध कला शैलियों का विकास हुआ। हम लोगों ने एक तो देख ली गांधार शैली, जो कि इंडो और ग्रीक का मिश्रण है, यूनान और इंडियन। दूसरी थी मथुरा। मथुरा जो है टोटली इंडियन थी, इसमें कोई मिलावट नहीं थी। तो गांधार में तो ग्रीक और भारत का मिक्सचर है, और मथुरा शैली हमारी इंडिजिनस है, मतलब पूरी तरह भारतीय है। और एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखोगे तो इसमें कहाँ गया, ये लाल बलुआ पत्थर, जो मथुरा शैली है उसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। ग्रीक स्टाइल में गांधार कला में देखोगे तो बुद्ध को अपने जो ग्रीक गॉड हुए हैं अपोलो, उनकी तरह उनके वस्त्र विन्यास और ये सब सर के बाल वगैरह ग्रीक स्टाइल में बनाया हुआ है, वो गांधार है। मथुरा में उस तरह का नहीं दिखता, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ये पूरी तरह इंडियन है मथुरा कला। इन्होंने एक काम और किया था, इन्होंने सिल्क रूट पे कब्जा किया हुआ था, क्योंकि वो सिल्क रूट जो है वो चाइना से शुरू होके वो रोम तक जाता था। उस जमाने में रोम तक जाता था और वो कश्मीर से गुजरता था। तो कश्मीर में इन्हीं का शासक था कुषाणों का, तो जिनके राज्य से होकर गुजरता था उस पे ये टैक्स वसूलते थे, चुंगी वसूलते थे, उससे बहुत आय होती थी और जिससे इनका शासन प्रबंध चलाने में बहुत आसानी होती थी। तो सिल्क मार्ग पे इनका कब्जा था कुषाणों का, क्योंकि कश्मीर में ये जनरली थे। कुछ चीज़ें जो आज हमारे सोसाइटी में विद्यमान है वो कुषाणों और कुछ शकों की देन है। अब देखिएगा, बड़े मज़ेदार हैं। घुड़सवारी में काठी का प्रयोग, काठी का मतलब जो ऊपर घोड़े के ऊपर रख के जिस पे बैठते हैं वो काठी। कवच
जो कवच पहन के युद्ध करते हैं, ये हमारे ज़माने में पहले जब लड़ते थे लोग नहीं था। पगड़ी, जो पगड़ी बांधते हैं वो भी इन्हीं की देन है। पतलून, पहले तो इंडियन धोती पहनते थे, पतलून ये ले आए। लांग कोट, लंबी वाली कोट, इन्हीं की देन है। लांग बूट इन्हीं की देन है ना। बेहतर घुड़सवार सेना हमने इन्हीं से सीखी। ये सब इन्हीं कुषाणों की और शकों की देन है, ज़्यादातर कुषाणों की या कुछ शकों की देन है। कुछ और इनकी देन है, जैसे महाराजाधिराज की पदवी आगे देखोगे तो बहुत से लोगों ने धारण करी, ये इन्हीं की देन है। और राजा में देवत्व की भावना, कि राजा जो है ये भगवान के प्रतिनिधि हैं या भगवान का इन पे बरस है, ये इनमें देवत्व की भावना है, ये भी कुषाणों के समय से ही हमारे संस्कृत में ये आई हुई है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप याद रखिए। अब जितने 4 विदेशी शासक थे ये आए फिर गए नहीं, फिर यही किसी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, किसी ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और यहीं रच बस गए। तो एक कोटेशन लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को समाहित करने की अद्भुत क्षमता रही है। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय समाज में अभिन्न अंग बन गए। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता और वसुधैव कुटुंबकम को आदर्श माना गया है। यही कारण है कि संस्कृत आज भी विद्यमान है, जबकि इसके समकालीन जो संस्कृतियां थी, जैसे मेसोपोटामिया, इराक है आज का, मिस्र, इजिप्ट, यूनान और रोम, ये सब विलुप्त हो चुके, आज उनके भौतिक अवशेष ही बचे। आप उस समय देखें इंडस वैली सिविलाइजेशंस में, तो जो आसपास हमारी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली था, इराक में मेसोपोटामिया था, मिस्र में इजिप्ट सभ्यता थी, उधर ग्रीक और रोमन सभ्यता थी, और इधर चाइना सभ्यता थी। तो बची खुची जो असली बच गई हैं वो भारत में इधर उधर हैं, बाकी मूल रूप से शुद्ध जो है वो चाइना की है, कि वहाँ उसे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अब ये बड़े मज़ेदार आपको लगे होंगे ये। अब इसमें कुछ छोटे मोटे थोड़े बहुत सवाल देख लेते हैं 8-10, तो आपको चीज़ें से थोड़ी सी और होगी। हालांकि सवाल सारी चीज़ें हम लोगों ने, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की, कई बार हम लोगों ने देख लिया, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये उनका बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। एक मिलिट्री परेड के दौरान इसने उस बड़ी भीड़ में इनकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। पतंजलि किसके समकालीन थे, उधर शायद हम लोगों ने छोड़ दिया, लिखा तो था, आगे बढ़ गए। ये पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। पतंजलि का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। एक लिखी है इन्होंने योग सूत्र, और दूसरी लिखी है महाभाष्य। महाभाष्य पुस्तक जो है, एक पांडिनी बहुत बड़े ग्रामेरियन हुए हैं, उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी, उस पर ये टीका है। और ये पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में थे, और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके पुरोहित पतंजलि ही थे। बाबा रामदेव का भी पतंजलि आश्रम और दवाएं हैं, तो योग के प्रवर्तक थे। योग सूत्र इन्होंने पतंजलि ने लिखी है। तो इसका उत्तर आपका पुष्यमित्र शुंग है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस राजवंश को है, वही चीज़ आ गई। सबसे पहले तो इंडो ग्रीक, और कौन पहला देशी था, वो सातवाहन। तो इसका उत्तर सीधे आपका इंडो ग्रीक होगा, सोने का सिक्का इसने जारी किया। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो था सिमुक। तो इसका उत्तर हमेशा याद रखिए, ये सिमुक, क्योंकि इसने कण्व वंश के अंतिम शासक को हत्या करके इसकी वंश की नींव डाली थी। चौथी बौद्ध संगति कहाँ जीत की, अभी हम लोगों ने कनिष्क के ज़माने में पढ़ ली, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। शक संवत किसने प्रारंभ किया, तो उज्जैन का शासक था, जिसने शकों को पराजित किया 57 BC में, और उसने विक्रमादित्य की पदवी धारण करी। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा विक्रमादित्य, ये उज्जैन का शासक था। अब जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस प्रसिद्ध राजा से है, फिर वो ये जूनागढ़ अभिलेख आ गया। जूनागढ़ जो शक शासक था, मैंने उसमें बताया था, और वो शक शासक था आपका रुद्र दमन। जूनागढ़ अभिलेख पहला संस्कृत में अभिलेख है, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में, उसके इतिहास के बारे में लिखा हुआ। तो इसका उत्तर आपका रुद्र दमन है, जूनागढ़ का।
अब गांधार कला शैली दो कलाओं का मिश्रण है। दो कला शैली थी, एक मथुरा कला, एक गांधार कला। मथुरा कला शुद्ध भारतीय थी और गांधार कला इंडो ग्रीक की मिक्स थी। तो भारत और ग्रीक का था। तो ये याद रखिए। सातवाहन की आधिकारिक भाषा क्या थी? इनकी आधिकारिक भाषा से हम लोग देखा था, इनकी प्राकृत थी। आगे देखते हैं, कलिंग का सबसे महान शासक कौन था जिसका विवरण हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलता है? तो पढ़ा था हम लोगों ने खारवेल के बारे में कि ये मगध पे अटैक करके वहां से कलिंग जिन की मूर्ति ले आया था। बाद में चेल चोर पांड्यों को भी हराया था और इसने हाथी गुम्फा विलिक चेदी वंश का था, जिसे खारवेल वंश भी कहते हैं। ये बहुत प्रतापी शासक था। शुंग वंश के ठीक बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य थे, फिर शुंग था, फिर कण्व था। तो इसका उत्तर आप कण्व लिखोगे। मौर्योत्तर काल का प्रसिद्ध बंदरगाह बेरीगाजा वर्तमान में किस भारत में? ये बेरीगाजा जो है आपके गुजरात में है ना। बड़ा भरूच जिसको बोलते हैं वो बेरीगाजा ही था पुराने ज़माने का। तो ये गुजरात में। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की मथुरा शैली में मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग किया था? तो उस समय हमने इंडिकेट किया था कि लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप याद रखिएगा। तो लाल बलुआ पत्थर इसका उदाहरण है, ये लाल बलुआ पत्थर। और यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी, वह किस शुंग वंश के शासक के समय आया था? ये भी हमने इंगित किया था कि आप इसे याद रखिए। वो कौन था? तो वो था भागभद्र। तो ये जनरली कुछ मोटे मोटे सवाल थे जो आप लोगों को बताएंगे ताकि आप रवा हो जाओ। तो एक बार इसे पढ़िएगा, उन्हें पॉइंटाइज करिएगा। सवाल यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो जो हम लोगों ने इसे बनाया, आप इसे ध्यान रखिए और उम्मीद है कि आप बेहतर करोगे।